हम अल्टीमेटली अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं? खुश रहना। पर फिर भी हम खुश क्यों नहीं रह पाते? क्या कारण है? अगर मैं कहूँ कि आपके खुश ना रहने की वजह आप खुद हैं, आप ही हैं वो कारण। हेलो दोस्तों, नाम मनीषा चैनल किस्से कहानी किताबों पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज लेकर आ गई हूँ एक सेल्फ हेल्प नॉवल की समरी, एक ऐसी नॉवल जिसे हम सबको जरूर पढ़ना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे ये नॉवल रिकमेंड की एंड आई रियली थैंक यू फॉर दिस रिकमेंडेशन। आई रियली थैंक यू ऑल फॉर कमिंग ऑन माय चैनल, लिसनिंग टू माय वीडियोस एंड एनकरेजिंग मी फॉर रिकॉर्डिंग मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू। थैंक यू सो मच। ये नॉवल जिसका नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड लिखा है जापानीज ऑथर इचिरो किशिमी और फ्यूमिटे कोगा ने 2018 में लिखी गई है नॉवल। ये नॉवल जो बेस्ड है साइकोलॉजिस्ट एल्फर्ड एडलर की थ्योरी के ऊपर। बहुत टाइम तक दुनिया में फिलॉसफी में दो ही नाम ज्यादा फेमस थे, कार्ल जंग और सिगमंड फ्रॉइड। पर अब एडलर एक डिफरेंट अपोजिट थ्योरी लेकर आए हैं जो इनकी थ्योरी से बहुत ज्यादा अलग है। एल्फर्ड का कहना है अगर आप उस थ्योरी को फॉलो करोगे तो आप हमेशा हमेशा खुश रहोगे, आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। जहाँ ये लोग कहते थे कि हमारा पास्ट हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है, अगर पास्ट में कोई ट्रॉमा होता है तो उसका हमारे प्रेजेंट और हमारे फ्यूचर पर बहुत गहरा असर पड़ता है। एल्फ्रेड इस बात को नहीं मानते। एल्फ्रेड का कहना है कि हमारे पास्ट से हमारा फ्यूचर नहीं डिसाइड हो सकता। ये नॉवल जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं एडलर की थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए, ये नॉवल एक डायलॉग फॉर्म में है। कन्वर्सेशन हो रही है एक यंग लड़के और एक फिलोसोफर के बीच में। ये यंग लड़का जो अपनी लाइफ में नाखुश है। अगर इसके बचपन की बात करें तो ये पढ़ाई में अच्छा नहीं था, इसका भाई पढ़ाई में बहुत अच्छा था। ये दिखने में अच्छा नहीं है पर इसका भाई दिखने में अच्छा है, तो पेरेंट्स दोनों में कंपैरिजन करते रहते थे जिसकी वजह से इसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही मर गया। इसका कहना है कि आज जो ये लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है उसका वही कारण है जो पास्ट में उसके साथ हुआ। वो हमेशा अपने पेरेंट्स को प्लीज करने में लगा रहा पर उन्हें कभी प्लीज नहीं कर पाया, उन्हें कभी खुशी नहीं दे पाया, जिस वजह से वो बहुत डिसअपॉइंटेड रहा। आज वो दुनिया को फेस करने से भी डरता है, आज वो सबसे दूर चला जाना चाहता है, वो अपनी जिंदगी में बिल्कुल खुश नहीं है। हम में से बहुत सारे लोगों की भी ये प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप भी इस तरह की किसी प्रॉब्लम का शिकार हैं, अगर आपको लगता है कि मेरी जिंदगी में खुशी ना होने की वजह कोई पास्ट इंस्टेंस है या फिर बहुत सारा आज का काम, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत सारा वर्कलोड है, तो आपको ये समरी जरूर सुननी चाहिए। आप कैसे खुश रह सकते हैं उसकी की दी गई है इस नॉवल की समरी में। ये नॉवल जिसमें 5 रातों तक ये यंग लड़का फिलोसोफर के पास जाता है और अपने सवाल पूछता है। इन सवालों के जवाब सुनकर आपकी लाइफ की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी और आप भी अपनी जिंदगी में खुशियां भर सकोगे। बस आपको इन सारी बातों को अपनाना है। आप इस नॉवल की समरी को सुनने के बाद नॉवल को भी जरूर पढ़िएगा क्योंकि ये नॉवल आपकी जिंदगी बदल सकती है। ऑथर्स ने एल्फ्रेड एडलर को बहुत सालों तक स्टडी किया और उसके बाद रिजल्ट मिला है ये बुक द करेज टू बी डिसलाइक्ड, ताकि हम खुशियां पा सकें। अगर इस बुक से सीखे जाने वाले 3 मेन लेसन्स की बात करें तो हम जान पाएंगे कि हमारा पास्ट हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। अगर हम अपने अंदर कमियां ढूंढ रहे हैं तो हम जानबूझकर अपने आप से नफरत कर रहे हैं। अगर हम सोच रहे हैं कि ये लाइफ कंपटीशन है तो ये सही नहीं है। यंग मैन पहुंचा है फिलोसोफर के पास जो कि उसकी सिटी के आउटस्कर्ट्स में रहता है। फर्स्ट नाइट, डिनाई ट्रॉमा। फिलोसोफर ने जब उस लड़के को देखा तो समझ गया था कि ये लड़का बहुत अंडर कॉन्फिडेंट है। उस लड़के ने कहा कि मेरा पास्ट अच्छा नहीं था जिसकी वजह से मैं एक अच्छा प्रेजेंट नहीं जी पा रहा हूँ, लोग मुझे पसंद नहीं करते, एक तो मेरी शक्ल अच्छी नहीं है और दूसरा मैं पढ़ाई में भी अच्छा नहीं था। फिलोसोफर ने कहा मैं इन बातों को नहीं मानता। फिलोसोफर जो कि एल्फ्रेड एडलर की थ्योरी को फॉलो करता है। फिलोसोफर ने कहा कि तुम्हारी लाइफ की प्रॉब्लम्स तुमने खुद क्रिएट की हैं। ये सुनकर उस लड़के को गुस्सा आया। उसने कहा कि मैंने क्यों क्रिएट की हैं? फिलोसोफर ने कहा तुम खुश रहना नहीं चाहते इसलिए तुम खुश नहीं हो। ये बात उस लड़के को अच्छी नहीं लगी। उसने कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं? सब खुश रह सकते हैं, इस दुनिया में हर कोई खुश रह सकता है? फिलोसोफर ने कहा हाँ, विदाउट एनी एक्सेप्शन। फिलोसोफर ने कहा बिल्कुल, विदाउट एनी एक्सेप्शन हर कोई इस दुनिया में खुश रह सकता है। हर कोई अपने आप को, अपने आज को, अपने प्रेजेंट को बदल सकता है। लड़के ने कहा अच्छा तो चलो मैं आपको अपने एक दोस्त की कहानी बताता हूँ जिसे बहुत ज्यादा एंजाइटी है, जो जब घर से बाहर निकलता है तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, वो दुनिया को फेस ही नहीं कर पाता। ये प्रॉब्लम क्या उसने खुद बनाई है? वो चाहे तो इस प्रॉब्लम को बदल सकता है। फिलोसोफर ने कहा हाँ बिल्कुल बदल सकता है। वो एक्चुअल में
क्यों बाहर निकलता है तो कांपने लगता है? क्योंकि वो एक कंफर्ट जोन में रह रहा है। उसके पेरेंट्स उसे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, और उसे लगता है कि बाहर जाऊंगा तो लाइफ में मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। उसने अपने दिमाग पर ये बात हावी कर ली है कि बाहर जाऊंगा तो लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी, लोग डिस्करेज भी कर सकते हैं, बहुत सारी हार्श बातें भी सुनने को मिल सकती हैं। उसके अंदर करेज नहीं है उस सबको फेस करने की। तो आप कहना चाहते हैं कि उसकी जो बीमारी है वो नाटक कर रहा है? फिलोसोफर ने कहा नहीं, नाटक नहीं कर रहा, पर बनाई उसने खुद है। अगर उसके पेरेंट्स उसे घर से बाहर जाने के लिए एनकरेज करें, उसे इतना ज्यादा कंफर्ट जोन ना दें, तो उसके लिए उस सब को फेस करना आसान हो जाएगा। हमारे लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना मुश्किल होता है। फिलोसोफर ने तब अपने एक दोस्त की कहानी बताई जो ऑथर बनना चाहता है पर हमेशा एक्सक्यूजेस देता रहता है। कहता है कि काम ज्यादा है, थोड़े दिनों के बाद कुछ और एक्सक्यूज ढूंढ लेगा, बट एक्चुअल में रीजन क्या है? रीजन है कि उसके अंदर वो करेज नहीं है। उसे डर लगता है कहीं वो एक अच्छी बुक ना लिख पाए, कहीं लोग उसके काम को पसंद ना करें। बस इस डर से वो बाहर नहीं निकल पाता, इसलिए वो एक्सक्यूजेस देता है। एक सपनों की दुनिया में रहना चाहता है जहां वो मान लेता है कि वो एक अच्छा ऑथर है, पर उसके पास लिखने का टाइम नहीं है। हमारे अंदर अगर करेज हो चेंज को एक्सेप्ट करने की, तो हम कभी भी कुछ भी बदल सकते हैं। एक पुरानी कार जब खराब हो जाती है तो हम उसे बदलकर नई कार ले लेते हैं, तो क्या पुरानी कार के कोई ट्रेसेस हमारे दिमाग में रहते हैं? हम भूल जाते हैं ना कि कभी हमारे पास एक गंदी सी कार भी थी। ऐसे ही हमारे पास्ट को भी हम भूल सकते हैं, बस हम उसे भूलना नहीं चाहते। हमारे अंदर करेज नहीं होती उसे भूलकर आगे बढ़ने की। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एक लड़की जो इंडियन ड्रेसेस पहनती है, वेस्टर्न ड्रेसेस पहने लड़कियों को देखती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, पर उसके अंदर करेज नहीं होती। उसे लगता है कि अगर मैं ये वेस्टर्न ड्रेसेस पहनूंगी तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। बस इसी डर के कारण वो अपनी जिंदगी में वो खुशी नहीं ला पाती और उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, फ्रस्ट्रेट होती रहती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आता है, सिर्फ करेज ना होने की वजह से। हम जो करना चाहते हैं अगर हम वो कर लें तो हमें क्यों फ्रस्ट्रेशन होगी, क्यों गुस्सा आएगा? हम खुश रह पाएंगे बहुत इजीली। वो लड़का कहता है इसका मतलब आपका कहना है कि हम अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं, गुस्से को भी कंट्रोल कर सकते हैं? फिलोसोफर कहता है बिल्कुल कर सकते हैं, बस हम करना नहीं चाहते। तब वो लड़का बताता है कि आज वो एक रेस्टोरेंट में गया और वेटर ने उसके ऊपर कॉफी गिरा दी। उसे बहुत गुस्सा आया, वो बहुत चिल्लाया। फिलोसोफर ने कहा अगर तुम चाहते तो इस बात को आराम से भी कह सकते थे, पर तुम्हें प्रूव करना था ना कि तुम सही हो, इसलिए तुमने जान के ऐसा किया। ऐसा नहीं है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। फिलोसोफर ने तब एक छोटी सी कहानी उस लड़के को बताई। पता है कि एक बार की बात है, एक लेडी अपनी बेटी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी, बहुत डांट रही थी। तभी उसकी किसी बेस्ट फ्रेंड का फोन आ गया। उसने फोन उठाया, हाय कैसी हो, क्या चल रहा है लाइफ में? उससे बहुत प्यार से बात की, फोन रखा और फिर गुस्सा करना शुरू हो गई। तो क्या वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर सकती थी? हम अपने गुस्से पर कंट्रोल कर सकते हैं। क्या गुस्से में अगर किसी का हम खून कर दें तो वो जस्टिफाइड होगा? लड़के ने कहा ऑब्वियसली नहीं होगा। तो फिर हमें पता है ना कि हमें किस हद तक गुस्सा करना है, हमें किस पर गुस्सा करना है। अगर हमें ये सब कुछ पता है तो हम उसे कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? हम गुस्सा सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी बात को प्रूव कर सके। हमारे अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है। वो यंग लड़का कहता है कि अगर मैं किसी और की तरह बनना चाहता हूँ तो मैं क्या बन सकता हूँ? फिलोसोफर कहता है पर तुम किसी और की तरह क्यों बनना चाहते हो? यंग लड़का कहता है आप मेरी बात का सीधा सीधा जवाब दीजिए ना। जिस पर फिलोसोफर कहता है आप किसी और की तरह इसलिए बनना चाहते हो क्योंकि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। आपको लगता है कि आप एक अच्छे या सही इंसान नहीं हो, आपके अंदर बहुत सारी कमियां हैं। इसका मतलब आप खुद अपने आप से नफरत करते हो। ये सुनकर उस लड़के को अजीब लगा, क्या वो सच में अपने आप से नफरत करता है? फिलोसोफर का कहना है कि अगर हम अपने अंदर कमियां ढूंढते रहते हैं, अगर हम अपनी कमियों को ही हमेशा हाईलाइट करते रहते हैं, तो हम अपने आप से नफरत करते हैं। आपके लिए भी ये सब कुछ बहुत ज्यादा हो रहा होगा ना कि हम अपनी खुशियों के कारण खुद हैं, हम गुस्से पर कंट्रोल कर सकते हैं पर करना नहीं चाहते, या फिर हम अगर अपनी कमियां ढूंढ रहे हैं तो हम अपने आप से नफरत करते हैं। ऐसा ही उस यंग मैन के साथ भी हुआ था। उसने कहा था कि इन सारी चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम तो लगेगा, इसलिए मैं नेक्स्ट वीक आऊंगा और फिर आपसे आगे की बात करूंगा। सेकेंड नाइट
ऑल प्रॉब्लम्स आर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। उस लड़के ने कहा कि आपकी कुछ बातें तो मुझे समझ में आई हैं, पर बहुत सारी बातें अभी भी समझ नहीं आई। मेरे अंदर इतनी सारी कमियां हैं, उनका क्या? मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ। फिलोसोफर ने कहा, तो क्या हुआ? मेरी हाइट भी तो छोटी है, उससे क्या फर्क पड़ता है? हम अपने अंदर कमियां इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि हम अपने आप से नफरत करते हैं, और हम अपने आप से नफरत करने के कारण ढूंढते रहते हैं ताकि हम लोगों से दूरियां बना सकें। सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। अगर रिलेशनशिप्स ना हो, अगर लोग ना हो, अगर इस दुनिया में हम अकेले हों, तो हम किससे गोरे या किससे काले होंगे, किससे लंबे या किससे छोटे होंगे, किससे अमीर या फिर किससे गरीब होंगे? वो लड़का कहता है, पर ये तो पॉसिबल है नहीं ना, लोग तो हैं हमारे आसपास। फिलोसोफर कहता है, हाँ लोग हैं, पर हमें इस लाइफ को एक कंपटीशन की तरह नहीं लेना चाहिए। क्यों हम हमेशा औरों से जीतना चाहते हैं? क्यों नहीं हम मान लेते कि सब लोग इक्वल हैं, हमें किसी से कंपटीशन करने की कोई जरूरत नहीं, हमें अपनी जिंदगी जीनी है, हमें कंपटीशन अपने आप से करना है। एक होता है फीलिंग ऑफ इंफीरियोरिटी। फीलिंग ऑफ इंफीरियोरिटी हमें अपने आप से बेहतर बनना सिखाता है, अपने आप से कंपटीशन करना सिखाता है। हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, हमें ज्यादा मार्क्स लाने हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उसके ज्यादा आए हैं, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी कैपेबिलिटी ज्यादा है और मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। मैंने इस बार मेहनत कम की थी, अगली बार ज्यादा मेहनत करूँ तो मैं और अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। ये है फीलिंग ऑफ इंफीरियोरिटी जो हमें ग्रोथ की तरफ लेकर जाता है। पर प्रॉब्लम कब आती है? जब हमारे अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हम मान लेते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हम मान लेते हैं कि हम बहुत इंफीरियर हैं, हमारे अंदर ये कमियां हैं, और जब हम ये मानकर अपने दिमाग को बंद कर लेते हैं तो हम ग्रोथ की तरफ नहीं बढ़ते, बल्कि हम और ज्यादा पीछे जाते रहते हैं। जानते हो इसी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से किसका जन्म होता है? सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का। वो लोग जो सबके सामने बूस्ट करते रहते हैं अपनी अच्छाइयां, अपने आप को बेहतर प्रूव करने के लिए एफर्ट्स करते रहते हैं, उन्हें सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। और ये सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उनकी इंफीरियोरिटीज की वजह से ही आता है। अब अगर हम एक सिचुएशन की बात करें जहां दो लोग बहस कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी की ही ले लो, तो आप अपने आप को सही दिखाने के लिए पॉइंट्स देते हो, सामने वाला अपने आप को सही दिखाने के लिए पॉइंट्स देता है, पर एक पॉइंट के बाद एक पर्सन चिल्लाने लगता है। इसका मतलब वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है, उसके पास अपनी बातों को प्रूव करने के लिए सही पॉइंट्स नहीं है, इसलिए वो तेज आवाज का सहारा ले रहा है। वो लड़का कहता है कि अगर आपके ऊपर कोई ऐसे चिल्लाएगा, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करेगा, तो क्या आप उसके ऊपर नहीं चिल्लाओगे? फिलोसोफर कहता है, नहीं, हमें ऐसे लोगों के सामने अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। अगर किसी के अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है या फिर वो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है, तो आप इस बात को समझिए। आप वहां से निकल सकते हो, आप कह सकते हो कि अच्छा ठीक है भाई, खत्म कर बात, आगे मुझे इस टॉपिक पर बात नहीं करनी। आपको ऐसे लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। आप समझ गए हो कि उसके पास पॉइंट्स नहीं है, तो बस डिस्कशन को खत्म करो। क्यों आपको भी गुस्सा करना है? एडलर का कहना है कि लाइफ कोई कंपटीशन नहीं है, हमें मान लेना चाहिए कि हर कोई इक्वल है। हमारे बिहेवियर के दो मेन ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, वन टू बी सेल्फ रिलायंट एंड द अदर टू लिव इन हार्मनी विद द सोसाइटी। हमें इस जिंदगी को जीना है और 3 तरह के टास्क को पूरा करना है, टास्क ऑफ वर्क, टास्क ऑफ फ्रेंडशिप एंड टास्क ऑफ लव। हमें जो भी काम करने हैं वो है हमारा टास्क ऑफ वर्क। हमें लोगों के साथ हार्मोनी के साथ रहना है, लोगों के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने हैं, वो है टास्क ऑफ फ्रेंडशिप। थोड़ा मुश्किल है टास्क ऑफ लव, क्योंकि जब प्यार बीच में आता है तो और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जेलसी भी आ जाती है और एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं, जहां पर बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। हम जिससे प्यार करते हैं, हम चाहते हैं कि वो वही करे जो हम चाहते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किसी को प्यार करते हैं तो उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, उसे स्पेस दीजिए। अगर वो आपको प्यार करता है तो वो भी आपको स्पेस देगा। हमारी इंटेंशंस किसी को भी कंट्रोल करने की या फिर किसी को भी अपनी पावर दिखाने की नहीं होनी चाहिए। हम किसी और को चेंज नहीं कर सकते, इस बात को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। हम सिर्फ अपने आप को चेंज कर सकते हैं और हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। वही हमारी लाइफ का मेन गोल होना चाहिए। तो हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए करेज, अपनी कमियों को एक्सेप्ट करने की, करेज दुनिया को फेस करने की, करेज वो काम करने की जो हम करना चाहते हैं। आप बेस्ट हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं। हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी अगर हम अपने आप को प्यार करें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें।
यंग मैन के मन में आते हैं अभी बहुत सारे सवाल, पर फिलोसोफर कहता है कि चलो नेक्स्ट नाइट पर बात करेंगे। यंग मैन कहता है आप मुझसे भाग तो नहीं रहे? फिलोसोफर कहता है नहीं, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा, पर हाँ एक बात याद रखना, कल हम बात करेंगे फ्रीडम के ऊपर। उस लड़के ने पूछा करेज के ऊपर नहीं? फिलोसोफर ने कहा ये दोनों चीजें लिंक्ड हैं। थर्ड नाइट, डिस्कार्ड अदर पीपल्स टास्क। उस लड़के ने कहा कि मेरे पेरेंट्स चाहते थे मैं फैमिली बिजनेस ज्वाइन करूं, पर मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। अब मैं एक लाइब्रेरियन की जॉब कर रहा हूं, जिससे मेरे पेरेंट्स बहुत नाखुश हैं। फिलोसोफर का कहना है कि ये उनका काम है, खुश रहना या ना रहना। तुम्हारा काम है अपनी जिंदगी जीना, तुम जो चाहते हो तुम्हें वही करना चाहिए। उस लड़के ने कहा इसका मतलब हमें सेल्फिश हो जाना चाहिए, पेरेंट्स के दुख से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फिलोसोफर का कहना है हमें अपने टास्क को और दूसरों के टास्क को सेपरेट करना चाहिए। तुम्हारा काम है अपनी जॉब करना, तुम्हारा काम है लाइफ को अच्छा बनाना, और तुम्हें वो बनाना चाहिए। अगर इससे तुम्हारे पेरेंट्स नाखुश होते हैं तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब तो आप मुझे सेल्फिश होने के लिए कह रहे हो? फिलोसोफर का कहना है नहीं, जब हम दूसरों को खुश करने के लिए जीते हैं, जब हम दूसरों के लिए जीते हैं, जब हम रिकॉग्निशन के लिए जीते हैं, तब हम सेल्फिश होते हैं, तब हम ईगोइस्टिक होते हैं। अगर हम अपनी लाइफ नहीं जिएंगे तो हमारी लाइफ कौन जिएगा? हमें तो अपनी लाइफ जीनी ही है ना। हम क्यों हमेशा दूसरों से इंपॉर्टेंस पाने के लिए, दूसरों से प्रेज पाने के लिए काम करते हैं? मान लो आप रोज अपने दादाजी के पैर दबाते हो, पर अगर बदले में वो आपको आशीर्वाद ना दें, तब भी आप ऐसा करोगे? सोच रहे हो ना? जी हाँ, अगर हमें रिकॉग्निशन नहीं मिलती, अगर हमें प्रेज नहीं मिलती, तो हम वो काम नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि हम ये काम अपने लिए नहीं कर रहे, हम ये काम दूसरों के लिए कर रहे हैं। अगर वहीं आप ये काम अपने लिए करते तो आपको प्रेज की जरूरत नहीं होती, रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं होती। हम दूसरों से रिकॉग्निशन पाने के लिए ये भूल जाते हैं कि हम क्या चाहते हैं, किसमें हमें रियल हैप्पीनेस मिलेगी। हम दूसरों को सेटिस्फाई करने में लगे रहते हैं, जिस वजह से हम और ज्यादा अनहैप्पी हो जाते हैं, और ज्यादा अपनी जिंदगी से नाखुश हो जाते हैं। हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचता है, क्योंकि हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। हमें अपने टास्क और दूसरों के टास्क, इन दोनों में डिफरेंस करना आना चाहिए। वो यंग लड़का काफी कंफ्यूज हो रहा है, ये सेपरेशन ऑफ टास्क क्या है। फिलोसोफर ने कहा जब तुम छोटे थे और तुम पढ़ते नहीं थे तो तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते थे? उस लड़के ने कहा वो मुझे बहुत डांटते थे, कई बार बहुत मारते भी थे। तो क्या तुम्हें अच्छा लगता था? लड़के ने कहा नहीं, अच्छा तो नहीं लगता था, पर वो ये सब कुछ इसीलिए करते थे ना ताकि मेरा भला हो। पर क्या इससे तुम्हारा भला हुआ? क्या तुम उससे बेहतर तरीके से पढ़ पाए? उस लड़के ने कहा नहीं, मैं पढ़ा तो उतना ही जितना मैं पढ़ना चाहता था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें दूसरों के काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। पढ़ना तुम्हारा काम है, तुम्हारे काम में तुम्हारे पेरेंट्स को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। उस लड़के ने कहा क्यों? पेरेंट्स का भी तो काम है ये देखना कि उनके बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं। अगर वो नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? फिलोसोफर का कहना है कि पेरेंट्स ऐसा इसलिए करते हैं ताकि सोसाइटी में उन्हें रिकॉग्निशन मिले, उनके बच्चे के अच्छे नंबर आए हैं, वो ये बाकी लोगों के सामने बूस्ट कर सके। उनका सोल मोटिव अपने बच्चे की खुशी नहीं होता। यंग लड़के का कहना है कि ये बात तो बहुत अजीब है, कैसे आप ऐसा कह सकते हो कि पेरेंट्स को बच्चे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए? पेरेंट्स नहीं करेंगे तो कौन करेगा? फिलोसोफर जो कि एडलरियन थ्योरी के हिसाब से सोच रहा है, उसका कहना थोड़ा अलग है। उसने उस लड़के को बताया अपने पेरेंट्स के बारे में। उसने बताया कि उसकी मदर की बहुत छोटी एज में डेथ हो गई थी और उसके पापा उसे बहुत मारते थे। इस बात से वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था, वो अपने पापा से नफरत करने लगा था। उसने सोच लिया था कि मेरी लाइफ बुरी इसलिए है क्योंकि मेरे पापा अच्छे नहीं हैं। पर जब उसने एडलरियन थ्योरी पढ़ी, उसने ये सब कुछ जाना, तब उसने अपने पापा से नफरत करना छोड़ दिया, क्योंकि वो कैसे बिहेव करते हैं ये उनका काम है। फिलोसोफर कैसे बिहेव कर रहा है ये उसका काम है। हम किसी और के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके बिहेवियर के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। तब उस फिलोसोफर ने सोचा कि वो अपना काम करे। उसने अपना काम किया और लेटर ऑन उसके और उसके फादर के बीच में रिलेशनशिप सुधर भी गया। हालांकि उसका मोटिव वो नहीं था। अगर आप इस मोटिव से अच्छे बन रहे हो कि सामने वाला आपके साथ अच्छा बिहेव करे, तो भी आप गलत कर रहे हो। आपको सिर्फ अपना काम करना चाहिए, आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हो तभी आप फ्री हो सकते हो। आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए? फिलोसोफर ने बताया कि पहला स्टेप, कोई भी काम करने से पहले आप सोचिए कि ये काम आपका है या दूसरे इंसान का है।
अगर दूसरे इंसान का है तो आपको उस काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लड़के को अभी भी कुछ सही नहीं लग रहा। उसने कहा कि पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना निभाएं, इसका मतलब। फिलोसोफर का कहना है कि पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। वो अपने बच्चे को कह सकते हैं कि तुम्हें जब भी चाहिए हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, बट उसे जिंदगी अपने हिसाब से जीने देना चाहिए। हाँ, उसके लिए मुश्किल होगा। हम आसान रास्ता क्यों देना चाहते हैं अपने बच्चों को? मुश्किल रास्ता दो ना, जिसमें वो गिरे, उठें, फिर सीखें। हमें प्यासे को पानी तक तो लेकर जाना चाहिए, पर उसके मुंह में पानी नहीं डालना चाहिए, उसे खुद पीने देना चाहिए। अगर आप किसी बुक को बिल्कुल अपनी आंखों के साथ लगा लोगे तो क्या उसे पढ़ पाओगे? नहीं। ऐसा ही रिलेशंस में भी है। आप बहुत ज्यादा किसी रिलेशन के अंदर घुस जाओगे ना तो उसे स्पॉइल ही करोगे। आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। आप दूर से गाइड कर सकते हो, आप दूर से सजेशंस दे सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, बट किसी और का काम आप नहीं कर सकते। एक बच्चे को आप पढ़ाई करने के लिए एनकरेज कर सकते हो, बट उसकी पढ़ाई तो आप नहीं कर सकते, तो फिर इतना क्यों इंटरफेयर करते हो? उस लड़के ने कहा, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें लोग नापसंद करेंगे। फिलोसोफर ने कहा, हाँ, फ्रीडम वही है, टू हैव द करेज टू बी डिसलाइक्ड बाय अदर पीपल। हमारे अंदर वो करेज होनी चाहिए। लोग हमें नहीं पसंद कर रहे तो ना करें, ये उनका काम है, हमें अपना काम करना है। करेज टू बी हैप्पी ऑल्सो इंक्लूड्स द करेज टू बी डिसलाइक्ड। उस लड़के ने कहा, ये सारी बातें कुछ ज्यादा नहीं हो रही? मुझे लग रहा है कि इन सारी बातों पर मुझे सोचने की जरूरत है। फिलोसोफर ने कहा, बिल्कुल, यू कैन टेक योर टाइम, हम नेक्स्ट नाइट पर बात करेंगे। फोर्थ नाइट, वेयर द सेंटर ऑफ द वर्ड इज। 3 रातें फिलोसोफर के साथ बिताने के बाद भी ये लड़का बहुत ज्यादा अनसेटिस्फाइड था। उसका कहना था कि आप तो मुझे गलत डायरेक्शन में लेकर जा रहे हो, आप तो मुझे अकेले रहना सिखा रहे हो। अगर मैं दूसरों की खुशी के लिए कुछ काम नहीं करूंगा तो वो मेरे दोस्त कैसे बनेंगे, वो मुझे पसंद कैसे करेंगे? आप तो कह रहे हो कि अगर कोई मुझे पसंद नहीं करता तो ठीक है, तो ऐसे तो मैं सबसे दूर हो जाऊंगा, बिल्कुल अकेला पड़ जाऊंगा। फिलोसोफर ने कहा, बैठो, ये सच नहीं है। एडलर की जो साइकोलॉजी है वो इंडिविजुअलिटी में बिलीव करती है। अगर हम एडलर के हिसाब से देखें तो इंडिविजुअल का मतलब इनडिविजिबल भी है, जिसको आगे तोड़ा नहीं जा सकता, जो अपने आप में ही होल है, जिससे आप ब्रेक नहीं कर सकते। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, आपको ब्रेक नहीं किया जा सकता, तो आपको दर्द और तकलीफें भी नहीं दी जा सकती। इसका मतलब मैं सेल्फिश हो जाऊं, सिर्फ अपने बारे में सोचूं? फिलोसोफर का कहना है कि वो लोग जो दूसरों के हिसाब से जीते हैं, दूसरों से प्रेज पाने के लिए जीते हैं, वो सेल्फिश होते हैं। हमें ये नहीं सोचना कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमें ये नहीं सोचना कि लोग हमें क्या दे रहे हैं। हमें सोचना क्या है? हमें एक लार्जर प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से सोचना है। हमें सोचना है कि हम दूसरों को क्या दे रहे हैं, हमारा कंट्रीब्यूशन इस दुनिया, इस वर्ल्ड, इस यूनिवर्स में क्या है। हम अगर कुछ अच्छा करते हैं तो हम दूसरों से प्रेज चाहते हैं, हम किसी की मदद करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें रिकॉग्निशन मिले। अगर हमें रिकॉग्निशन नहीं मिलता तो वो इंसान जो थोड़ी देर पहले हमारा दोस्त है सडनली हमारा दुश्मन हो जाता है। हम 2 कैटेगरीज में लोगों को बांट लेते हैं, ये हमारा दोस्त है और ये दुश्मन है। अच्छा किया हमारे साथ तो हमारा दोस्त, बुरा किया तो दुश्मन। बट ऐसा क्यों है? क्या हम ही सब कुछ हैं? क्या हम ही सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है? हर चीज हमारे आसपास क्यों घूम रही है? क्यों नहीं हम अलग तरीके से सोचना शुरू करते? क्यों नहीं हम लोगों के साथ एक हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप बनाते? हम सब इक्वल है, हम ये बात क्यों नहीं मान लेते? एडलर का कहना है कि अगर हम किसी को प्रेज करते हैं तो हम उसे अपने आप से कम मानते हैं, उसे हम लेट डाउन करते हैं। बट उस लड़के का कहना है ये तो बिल्कुल गलत बात है। अगर हम किसी को प्रेज करते हैं तो हम उसे एनकरेज कर रहे हैं। बट एडलर का कहना है नहीं, अगर हम किसी को प्रेज करते हैं तो हम उसके साथ एक वर्टिकल रिलेशनशिप बना लेते हैं, जिसमें हम उससे ऊपर होते हैं। अगर हम किसी को पनिश करते हैं तब भी बात वही है, हम उससे ऊपर हैं, हमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है और हम उसे अपने आप से नीचे समझते हैं। रिलेशनशिप तब भी वर्टिकल है। अगर ये रिलेशनशिप हॉरिजॉन्टल होगा, सब लोग इक्वल होंगे, तो हम किसी को हर्ट नहीं कर सकते, ना कोई हमें हर्ट कर सकता। हम किसी को प्रेज नहीं करेंगे और ना ही कोई हमें पनिश कर सकता है। उस लड़के ने कहा अगर ऐसा ही है तो फिर रिलेशनशिप्स का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, कोई किसी के साथ रिलेशनशिप बनाएगा ही नहीं। मैं अगर अपने बॉस को ही ले लूं तो क्या मैं उसके साथ एक हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप बना सकता हूँ? वो हमेशा मुझसे ऊपर ही तो रहेगा। फिलोसोफर का कहना है नहीं, वो क्यों ऊपर रहेगा? उसका अलग काम है और तुम्हारा अलग काम है। अगर वो तुम्हें कुछ ऑर्डर्स देता है और तुम्हें वो सही नहीं लगते, फिर भी अगर तुम उसे मान लेते हो और तब चीजें गलत हो जाए, तो क्या गलती सारी बॉस की होगी?
उस लड़के ने कहा, हाँ ऑब्वियसली, उसने ही तो कहा था करने के लिए, मेरी क्या गलती। फिलोसोफर का कहना है, नहीं, तुम्हारी भी गलती है, क्योंकि तुम उस टाइम उसे दूसरा सजेशन दे सकते थे, तुम कह सकते थे कि मुझे ये सही नहीं लग रहा। उस लड़के ने कहा, हम ऐसे अपने बॉस से आर्ग्यू थोड़ी कर सकते हैं। फिलोसोफर का कहना है, हमें करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप कैसे बनेगा, एक हेल्दी रिलेशनशिप कैसे बनेगा। हमें किसी को भी अपने आप से सुपीरियर या फिर इंफीरियर ट्रीट नहीं करना चाहिए। तो हम किसी को कुछ करने के लिए एनकरेज तो कर ही नहीं पाएंगे ना। फिलोसोफर का कहना है, क्यों नहीं कर पाएंगे, हमें एनकरेज करना चाहिए, हमें प्रेज या फिर पनिश नहीं करना चाहिए। और ये एनकरेज हम कैसे कर सकते हैं? ये हम कर सकते हैं ग्रैटिट्यूड्स की मदद से। अगर आपकी कोई हेल्प करता है तो उसे थैंक यू कहना चाहिए। हम थैंक यू कहकर उसे एनकरेज करते हैं और अच्छे काम करने के लिए। उस लड़के का कहना है, क्या थैंक्स में ग्रैटिट्यूड में इतनी पावर है? फिलोसोफर का कहना है, हाँ, ग्रैटिट्यूड में बहुत ज्यादा पावर है। हमें किसी को भी जज करने का हक नहीं है, बस हम ग्रैटिट्यूड दिखा सकते हैं और दिखा सकते हैं कि सामने वाला वर्थ है, उसकी इस दुनिया को, इस वर्ड को जरूरत है। उस लड़के ने कहा, अच्छा अगर मैं अपने ग्रैंडपा के बारे में सोचूं जो बीमार हैं, बेडरिडन हैं, उनका तो कोई यूज है नहीं, फिर हम उन्हें किस बात पर थैंक यू कह पाएंगे? ऐसे तो उनकी लाइफ में कोई एनकरेजमेंट रहेगी ही नहीं जीने की। क्या ऐसे लोगों को मर जाना चाहिए? फिलोसोफर ने कहा, नहीं, वो जिंदा है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है और इसी के लिए हम उन्हें थैंक्स कह सकते हैं। तुम्हारे ग्रैंडपा हैं, इसकी वजह से तुम्हें अच्छा नहीं लगता? उस लड़के ने कहा, हाँ ऑब्वियसली, आई नीड हिम लाइक एनीथिंग, उनके होने से ही मुझे बहुत बेहतर लगता है। हाँ, तो इसी बात के लिए तुम उन्हें थैंक्स कह सकते हो, उन्हें और एनकरेजमेंट मिलेगी जीने की, जिंदगी की तरफ वो और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे। एक बहुत ही सच्ची बात आपको बताऊं, जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं जिसमें आप जस्ट थैंक्स लिख देते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत एनकरेजमेंट मिलती है। लगता है कि मेरी लाइफ भी किसी के काम तो आ रही है, मैं भी इस दुनिया में कुछ छोटा सा ही सही कंट्रीब्यूशन तो कर रही हूँ। तो आपके सभी कमेंट्स के लिए और सभी लाइक्स के लिए मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ, क्योंकि इससे मुझे एनकरेजमेंट मिलती है और बेहतर करने की। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अगर हमें लगता है ना कि हम किसी के काम आ सकते हैं, हमारा कोई वर्थ है, तो हमें बहुत एनकरेजमेंट मिलती है। और सबसे बड़ी चीज, हमें छोटा नहीं सोचना चाहिए। एक स्कूल में एडमिशन ना होना या फिर एक एग्जाम में कम मार्क्स आना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा यूनिवर्स है, हमारी जरूरत कहीं और हो सकती है, हम कुछ और बेहतर कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ छोटी छोटी चीजों से डिस्करेज मत हो जाइए। जिंदगी बहुत बड़ी है, ये दुनिया बहुत बड़ी है। एक छोटा सा काम करके भी आप इस वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और आपका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपनी वर्थ को समझिए। उस लड़के ने कहा, आज जो बातें हुई इन सबको मुझे घर जाकर सोचना होगा और मैं दोबारा जरूर लौट कर आऊंगा। फिफ्थ नाइट, टू लिव इन द अर्नेस्ट इन हियर एंड नाउ। यंग मैन जब आज फिलोसोफर के पास आता है तो उसके दिमाग में अभी भी बहुत सारी चीजें हैं। कुछ चीजें उसे जरूर समझ आ चुकी हैं, बट अभी भी उसे नहीं समझ में आ रहा कि इस जिंदगी का मतलब क्या है, लाइफ का मीनिंग क्या है। एडलर की थ्योरी के हिसाब से लाइफ का कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, इसे हमें मीनिंग देना है और वो मीनिंग देने के लिए जरूरी है 3 चीजें। फर्स्ट, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेकंड, कॉन्फिडेंस इन अदर्स, थर्ड, कंट्रीब्यूशन टू अदर्स। सेल्फ एक्सेप्टेंस क्या है? सेल्फ एक्सेप्टेंस है जो आप हैं उसे एक्सेप्ट करके आगे चलना। अगर आपके एग्जाम में 60% मार्क्स आते हैं तो आप ये नहीं कहेंगे कि मैं 100% ला सकता था, मेरे अंदर कैपेबिलिटी थी बट सिचुएशन फेवरेबल नहीं थी। अगर आप ऐसा कहते हैं तो आप सेल्फ एफर्मेशन कर रहे हैं, अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको एक्सेप्ट करना है, इसलिए आप क्या कहेंगे कि मेरे 60% मार्क्स आए हैं, कोई बात नहीं, मैं ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा कि अगली बार मैं ज्यादा मार्क्स ला पाऊं। कैसे मुझे 100% तक पहुंचना है, उसके लिए मुझे एफर्ट्स डालने हैं। ये है सेल्फ एक्सेप्टेंस। अगर हम अपने आप को जैसे हम हैं एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारे पास्ट का हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमें फ्यूचर के बारे में सोचने की भी कोई जरूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट, कॉन्फिडेंस इन अदर्स। दूसरों में कॉन्फिडेंस होने का क्या मतलब है? दूसरों में कॉन्फिडेंस होने का मतलब दूसरों में ट्रस्ट करना नहीं है, दूसरों के ऊपर किसी तरह का डाउट करना नहीं है। अगर आप किसी को पैसे देते हो और फिर आप सोचते हो कि पता नहीं ये मेरे पैसे वापस करेगा या नहीं, तो इसका मतलब आपको उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आपको उस पर कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो आपके साथ सही कुछ नहीं होगा। इसलिए अगर हम किसी के ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं, अनकंडीशनली किसी के ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं, तो वो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप
बिल्ड करने के लिए बेस बन जाता है। हम तभी किसी के साथ एक अच्छा रिलेशन बना सकते हैं अगर हम उसमें कॉन्फिडेंस रखें। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी पर अंधा विश्वास करना है, बिना सोचे समझे आपको किसी को भी कुछ भी दे देना है। आपके अंदर किसी के लिए कॉन्फिडेंस आएगा उसकी करंट सिचुएशन को देखकर, उसके बिहेवियर को देखकर, उसका दुनिया के प्रति क्या नजरिया है उसे देखकर। अगर ये सब कुछ देखकर आप किसी में कॉन्फिडेंस ला सकेंगे तो आप उसके साथ एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकेंगे। तीसरा, कंट्रीब्यूशन टू अदर्स। आप अगर कम्युनिटी एज अ होल के बारे में सोचें तो कंट्रीब्यूट करना बहुत आसान है। आप काम करके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप किसी भी तरह की हेल्प करके सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो इसका मतलब आप अपने आप को यूजफुल साबित करते हैं। अगर आप अपने आप को यूजफुल साबित करते हैं, अगर आपको लगता है कि किसी ना किसी को आपकी जरूरत है, तो आप अपने आप से प्यार करने लगते हैं और अपने आप को एक्सेप्ट करने लगते हैं। ये एक सर्कल है जो आपको खुशियों की तरफ लेकर जाता है। हम स्पेशल फील क्यों होना चाहते हैं या फिर किसी और को क्यों स्पेशल फील करवाना चाहते हैं? हम अगर अपने आप को एक नॉर्मल पर्सन मान लें, जहां हमें ना किसी से प्रेज चाहिए और ना हम चाहते हैं कि कोई हमें पनिश करे या फिर हमें डिग्रेड करे, तब लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। अगर आप ये समझ जाएंगे कि आपका क्या काम है, अगर आप दूसरों के कामों में इंटरफेयर करना छोड़ देंगे, अगर आपके अंदर करेज होगा, अगर आप अपने आप से प्यार करेंगे, तो आपके लिए सब कुछ करना बहुत आसान होगा। हम अगर ज्यादा अच्छे या फिर ज्यादा बुरे बनते हैं तो उसका एक ही मोटिव होता है, हम दूसरों की अटेंशन सीख करना चाहते हैं। हमें किसी की अटेंशन या फिर किसी के प्रेज की कोई जरूरत नहीं है। हम एक नॉर्मल पर्सन है और नॉर्मल पर्सन रहकर हम ज्यादा खुशियां पा सकते हैं। अगर लाइफ एक माउंटेन टॉप पर पहुंचना है तो क्या हमारे लिए उस टॉप पर पहुंचना ही इम्पोर्टेंट होना चाहिए? मान लो हम उस टॉप पर नहीं पहुंच पाए तो क्या होगा? ये डर हमारे अंदर आ जाएगा और हम खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखना शुरू कीजिए, जर्नी को एंजॉय कीजिए। अगर आप बिल्कुल अकेले हैं, कोई आसपास नहीं है, तो आप डांस कर सकते हैं, बहुत एंजॉय कर सकते हैं, पागलों की तरह कुछ भी कर सकते हैं। ये डांस ही आपकी लाइफ है। अगर ये मान ले कि आपके आसपास कोई नहीं है, तो जो आप डांस करते हैं वही आपको सबसे ज्यादा खुशी दिलवा सकता है। एक ऑथर के लिए डांस करना क्या है? एक अच्छी बुक लिखना। एक पेंटर के लिए डांस करना क्या है? एक अच्छी पेंटिंग बनाना। इसीलिए आपकी लाइफ में आपके लिए डांस करना क्या है, ये आपको फाइंड आउट करना है। किस चीज में आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, ये सबसे बेहतर आप ही जान सकते हैं। लाइफ इज अ सीरीज ऑफ मोमेंट्स, इसलिए ना प्रेजेंट के बारे में सोचिए, ना पास्ट के बारे में सोचिए, आज में जीना सीखिए। आज, हियर एंड नाउ। हमें लगता है कि वो लोग जो सारा दिन काम करते रहते हैं वर्कोहॉलिक है, क्या वो खुश हैं? नहीं, वो खुश नहीं है। एक्चुअल में वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। कोई भी इतना बिजी नहीं होता कि वो अपने घर परिवार को ना देख सके, अपने दोस्तों से ना मिल सके, अपनी जिंदगी में खुशियां पाने के लिए कोई एफर्ट ना कर सके। पर वो ये करना नहीं चाहता, इसलिए वो काम में बिजी रहकर ये दिखाता है कि मैं बहुत ज्यादा यूजफुल हूँ, मैं बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, पर इस तरह वो खुशियों से दूर जा रहा है। इसलिए अपने लाइफ के गोल को समझिए। करेज होनी चाहिए आपके अंदर खुश रहने की। आप खुश रह सकते हैं और आप बहुत खुश हैं। उम्मीद करती हूँ इस नॉवल की समरी से आपको बहुत कुछ नया जानने को, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। बहुत सारी चीजों से आप डिसएग्री कर सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके उन सवालों के जवाब देने की। आपको नॉवल कैसी लगी, आपको ये समरी सुनकर क्या फायदा हुआ, ये सब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर नॉवल की समरी पसंद आई है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कीजिए, इससे मुझे एनकरेजमेंट मिलती है। इस तरह से आप अपना ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं। एंड to all of you, I am really thankful to you for watching this video, for contributing to my efforts, for praising me and loving me so much. इसी के साथ दीजिए इजाजत, जल्दी लौट कर आऊंगी एक और नई बुक की समरी के साथ। अगर आपकी कोई पसंद की बुक है जिसकी समरी आप मुझसे चाहते हैं तो वो भी जरूर बता दीजिएगा। Till then, stay happy, keep smiling and keep waiting for me. Bye bye.